Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology chapter number 20. Today we are going to start another topic known as replication process. DNA replication process. What is mean by replication process या what is mean by replication? एक डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखता है। हम सबको पता है कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, तो वो डीएनए जो सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखता है वो अपने जैसे दो मज़ीद डीएनए बना ले। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और हमने पीछे डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है वो कौन सा ठीक है? सेमी कंजर्वेटिव। मसलन दो डीएनए बनाएगा और दोनों में एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा और एक न्यू बनेगा। ठीक है, तो आपको बेटा ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा है। ये क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन हमने देखी थी। इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। जब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स आपस से अलग होते हैं, मतलब डीकंडेंस होता है, तो अनकोएलेशन के बाद ये आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के डीएनए का फर्दर दो डीएनए बना देना, एक ये डीएनए और एक ये डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे आज हम। नाउ द रेप्लिकेशन प्रोसेस। DNA replication process begin at one or more site on DNA molecules where there is a specific sequence of nucleotides. इस लाइन में वो आपकी बुक की फर्स्ट लाइन है, वो क्या कह रहा है? कहता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो एक एंड से स्टार्ट हो सकता है, मल्टीपल एंड से भी स्टार्ट हो सकता है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हो सकती हैं, यानी कि इतनी न्यूक्लियोटाइड्स कि उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आ सके कि आप उससे 280 बुक्स लिख सकें और हर बुक के 1000 पेज हों और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स लिखे हुए हों और वो हर वर्ड जो लिखा हुआ होगा वो एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हो सकती हैं, वो इतना बड़ा होता है। यानी कि आपको उस डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। ठीक है, तो अगर डीएनए का साइज़ बड़ा होगा तो वो मल्टीपल एंड से स्टार्ट हो सकती है रेप्लिकेशन, अगर उसका साइज़ छोटा है तो एक एंड से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, बिकॉज हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? एंजाइम, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और केमिकल रिएक्शन को स्पीड कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम। तो इनके लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिए। तो जो मेजर एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, जो पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड करवाता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है बेटा, क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है तो एंजाइम कौन सा है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज 3. DNA polymerase 3 and other enzymes begin a complex process that catalyzes the addition of nucleotide to growing complementary strand of DNA. ठीक है, क्योंकि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है बेटा, दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि एक तरफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ अगर एडेनिन अटैच है तो दूसरी तरफ क्या होगी? थायमीन होगी। एक तरफ साइटोसिन अटैच है तो दूसरी तरफ क्या होगी? ग्वानिन होगी। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि एडेनिन हमेशा थायमीन और साइटोसिन ग्वानिन के साथ अटैच होती है, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड दूसरे से क्या होगा? दूसरा का क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री होगा। तो उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करना किसका काम है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, इम्यूनिम बैक्टीरिया, इसकी 3 टाइप्स होती हैं बेटा। पहली है डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरी है डीएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरी है डीएनए पॉलीमरेज 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है और डीएनए पॉलीमरेज 2 है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को असिस्ट करते हैं। मेजरली 1 असिस्ट करता है और दूसरे को कहा जाता है कि ये भी जो है वो स्ट्रैंड्स बनाने का, उसको जोड़ने का काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में इसका ये भी प्रोसीड करवाने का काम करता है किसी हद तक, लेकिन हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि दोनों जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या करते हैं बेटा? असिस्ट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँ कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये 10 टाइम लार्जर होता है दूसरे एंजाइम से, यानी कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? डाइमर कहते हैं। एंजाइम को क्या कहते हैं बेटा?
डाइमर कहते हैं। डाइमर कहते हैं 2 यूनिट्स वाला, 2 मेजर बड़े यूनिट्स वाला। इसका मतलब है कि इसको किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, दो लैडर चाहिए, यानी कि 2 जगह चाहिए इसको वहाँ पे अटैचमेंट के लिए। एक जगह पे अटैच नहीं हो सकता, इसको कितनी जगह चाहिए बेटा, 2 जगह चाहिए। ये आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जाके मैं इसको रिलेट करूँगा। सो नेक्स्ट वो बात क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है, ये उस रिएक्शन को खुद ब खुद इनिशिएट नहीं कर सकता। इसको इनिशिएट करवाने के लिए एक और चीज़ चाहिए। वो क्या है बेटा, प्राइमर। क्या चाहिए बेटा, प्राइमर, आरएनए प्राइमर। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये 10 टाइम लार्जर है और ये एक जगह पे अटैच नहीं रह सकता, इसको दो प्लेस चाहिए इसको अटैच होने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको डाइमर्स कहते हैं। और दूसरी जगह प्रोवाइड करने वाला कौन है, ये प्राइमर ही है, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमेज। इट कंस्ट्रक्ट एन आरएनए प्राइमर, ये एक आरएनए प्राइमर बनाता है। अब प्राइमर क्या है बेटा, बेसिकली ये सुन लें, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, 15 भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती हैं। 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्लस्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। और इसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, जैसा कि एडेनिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, गुआनिन हो सकती है, और थायमिन की जगह क्या होगी बेटा, यूरासिल होगी। इन न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है और उसमें 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो ये प्राइमर अटैच होगा, ठीक है, और फिर फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको मैंने डिस्कस किया था बेटा अभी, कि ये देखें ज़रा, इसमें ये आपको एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके 2 मर्ज हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब इसको यहाँ पे तो ये अटैच है, दूसरी जगह पे अटैच होने के लिए इसको क्या चाहिए बेटा, इसको एक प्राइमर चाहिए। तो यहाँ पे एक प्राइमर ऐड होगा, ये हम अगली फिगर में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्राइमर क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है और फिर बाद में प्रोसीड करवाने वाला कौन होगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइजेज द प्राइमर एंड एड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू कंस्ट्रक्ट डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है जी बेटा, डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, प्राइमर को। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करता है, वहाँ पे अटैच होता है। अटैच होने के बाद वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है। व्हेन डीएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइज द प्राइमर एंड ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू कंस्ट्रक्ट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, देन द प्राइमर न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। बाद में एक एंजाइम है जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, वो क्या करता है, वो आके जो प्राइमर की न्यूक्लियोटाइड होती हैं, लाइक आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, उनको क्या करता है, वहाँ से उतारता है। उतारने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो दोबारा से क्या करता है, उन्हीं बेसिस को लगाना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। जी बेटा, नेक्स्ट इस पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। वो कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली टू द 3 एंड ऑफ द डीएनए, ठीक है। डीएनए इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज इट इज़ नाइट्रोजनस बेस, द सेकंड वन इज़ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर की एक तीसरी कार्बन और एक 5वीं कार्बन बहुत मेजर रोल अदा कर रही हैं। कैसे, तीसरी कार्बन जो है ये किसी और न्यूक्लियोटाइड की 5वीं कार्बन के फॉस्फेट के साथ अटैच होती है, ऐसे है ना, और उस वाली न्यूक्लियोटाइड की तीसरी कार्बन किसी और न्यूक्लियोटाइड की 5वीं कार्बन के फॉस्फेट से अटैच होती है। तो वो कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को थर्ड प्राइमर, मतलब तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स का जो न्यूक्लियोटाइड्स में जो पेंटोज शुगर है उसकी जो तीसरी कार्बन है उसके साथ अटैचमेंट कर रही है, विच मीन्स रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम 5 to 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मसलन रेप्लिकेशन देखिए ज़रा, एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर की 5वीं कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है, तीसरी कार्बन के साथ क्या अटैच है बेटा, तीसरी कार्बन किसी और पेंटोज शुगर की 5वीं के साथ अटैच हो गई, ठीक है, और इस तरह जो है ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो जो ये सीक्वेंस है ये बेटा कैसे, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है वो ऑलवेज उसी टाइम पे उसी डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस 5 to 3 प्राइम जाएगा। इट कैन ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, और इसका एक फंक्शन ये है पॉलीमरेज 3 का कि ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को 1 सेकंड में अटैच करवा सकता है।
तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा होता है। अब ये जो स्ट्रैंड्स बनाने का प्रोसेस है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड बनता जाता है, इसमें दो तरह के प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं। एक कंटिन्यूस रेप्लिकेशन प्रोसेस है और एक डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन प्रोसेस है। जो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन प्रोसेस जो आपको जो ऊपर वाली लाइन में नज़र आ रहा है, ये फॉर्म लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जाएगा और ये लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। जबकि जो डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन है, ये क्या करता है बेटा, ये लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा और ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, दो तरह के, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। हमेशा याद रखना बेटा, लीडिंग वो होता है जो लीड कर रहा होता है, आगे होता है और वो बड़ी एफिशिएंसी से काम कर रहा होता है। ठीक है, अनलाइक आवर लीडर्स, हम बात नहीं उस पर करेंगे, लेकिन लीडर्स उसी को कहते हैं ना बेटा जो सबसे अच्छा काम कर रहा हो और प्रोमिनेंट काम कर रहा हो और कंटिन्यूस मैनर पे काम कर रहा हो। लिहाजा वो रेप्लिकेशन प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूटी जो है वो मौजूद होती है और ये स्टैंड कंटिन्यूस मैनर पे बन रहा था, उसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्टैंड। और वो जहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, कहीं पे रुक रहा है, कहीं पे फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्टैंड। और इसको हम डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस भी कहते हैं। इसकी पिक्चर देख लें बेटा, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए जो मैं भी बात कर रहा हूँ। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है बेटा। अभी मैंने डिस्कस किया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो जब भी रेप्लिकेट करेगा तो पहले अनजिप होगा। अनजिप के लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम हेलिकेज एंजाइम कहते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एंजाइम जो था उसका ये अनजिप हो चुका है, एक 5 to 3 प्राइम जा रहा है और एक 3 to 5 प्राइम जा रहा है। ठीक है, हमने डिस्कस किया गया था बेटा रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 to 3 प्राइम, और हम ये डिस्कस करेंगे ये न्यू जो डॉटर जो स्ट्रैंड बन रहा है इनकी बात करेंगे। 5 to 3 प्राइम जाएगा यूँ, यानी कि देखें ज़रा बेटा, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ क्या होगा 5, इसका कम्प्लीमेंट्री। तो रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होगी, 5 to 3 प्राइम टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ये रेप्लिकेशन फोक है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 प्राइम लिखा हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ठीक है ना बेटा, तो हमने कहा था रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है बेटा, 5 to 3। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक होगा। समझ आ रही है? तो इसमें ये डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे अटैच होती है, 3 कार्बन के साथ, यानी कि ये जो यहाँ पे 3 पोजीशन लगी हुई है यहाँ पे अटैच हो गई, कोई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो वो अटैचमेंट नहीं कर सकता ना। अटैचमेंट कहाँ पे करेगा, यहाँ पे। लिहाजा प्राइमर यहाँ पे लगेगा, पहले प्राइमर यहाँ पे लगेगा, कहीं पे भी लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइमर लगेगा और फिर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑलवेज मूव फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑलवेज मूव फ्रॉम 5 to 3 प्राइम। तो यहाँ पे यूँ जुड़ना शुरू हो जाएगा, कब तक, जहाँ तक जब तक ये स्टैंड ख़त्म नहीं हो जाता। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ से यहाँ स्टैंड मूवमेंट नहीं हो सकती इसकी, ये कहाँ से कहाँ होगी बेटा, 5 to 3 प्राइम। हम 5 to 3 प्राइम डॉटर स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं, ये वाले स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। व्हाट इज़ मीन बाय ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स? एक जापानीज साइंटिस्ट था जिसका नाम ओकाज़ाकी था, इसने इसको फाइंड आउट किया, तो इसी ने अपने नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। बेसिकली ये क्या है, ये कुछ फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, जिसमें 100 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। और इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट मे बी 1000 और इट मे बी 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्रैगमेंट्स ऑफ अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड इन यूकैरियोट्स एंड 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एंड दिस फ्रैगमेंट कैन ओनली सीन इन द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जिसमें इतनी न्यूक्लियोटाइड्स हो सकती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में आपको नजर आएंगी, क्योंकि लीडिंग में तो कंटिन्यूस मैनर पे ये स्ट्रक्चर बन रहा था, लैगिंग में क्या कर रहे थे, फ्रैगमेंट्स बन रहे थे। लिहाजा हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यही हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनता है। अब ये देखें बेटा कि जब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन गए लैगिंग स्ट्रैंड पे, ये देखें, ये लैगिंग स्ट्रैंड पे बन गया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये बन गया, ये बन गया। अब इनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना, तो जोड़ने के लिए क्या है बेटा, अनदर एंजाइम नाउन एज लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, इन फ्रैगमेंट्स को बाद में जोड़ देता है। ठीक है, और जो पुराने वाले प्राइमर पड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी प्राइमर लगा था इसको बनाने के लिए, एक फ्रैगमेंट बनाने के लिए, यहाँ पे भी एक प्राइमर लगा था, यहाँ पे भी प्राइमर लगा था, इन प्राइमर्स को
उखाड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो हम बाद में देखेंगे, वो आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन इनको जोड़ने के लिए इनको पहले उखाड़ा जाता है प्राइमर्स को, फिर इनको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइगेस एंजाइम, ये आपने भूलना नहीं है। तो एक चीज़, रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये 5 प्राइम है बेटा, और यहाँ पे इसका 3 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा, और इसी तरह यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया? तो लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है वो तीसरी कार्बन पे लगती है, तो तीसरी कार्बन तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लिहाजा यहाँ से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यूटी है 5 टू 3 प्राइम, ठीक है। अब आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा, इसको समझ लें गौर से कि ये एक डीएनए का मालिक्यूल है बेटा, डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल है। ये यहाँ पे 5 प्राइम आपको दिख रहा है, और यहाँ पे इसका 3 प्राइम होगा। ये यहाँ पे 3 प्राइम है, तो यहाँ पे इसका 5 प्राइम है, एज वी सीन दैट। यहाँ पे जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी ना बेटा, तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस से अनजिप होंगे। जैसे आपका जिपर होता है जैकेट का, तो आप उसको खोल देते हो तो दोनों जो हैं वो जो पार्ट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब ये अनजिप होगा तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, और फिर न्यू जो है वो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कैसे जुड़ेंगी? सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आके अटैच होता है। इसके अटैच होने की वजह से ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये अनजिप होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा बेटा कि हमने कहा था कि रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे पहले एक जो है वो एंजाइम लगा जिसको हम कहते हैं प्राइमेज। प्राइमेज ने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस तकरीबन यहाँ पे प्राइमेज ने क्या किया, एक प्राइमर बनाया। प्राइमर ने वो साइड प्रोवाइड की, और उसके ऊपर आके लगा डीएनए पॉलीमरेज 3, यहाँ पे लगा। और इसने क्या किया बेटा, एक सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना शुरू कर दिए, और ये कंटिन्यूटी में एक स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, टुवर्ड दी रेप्लिकेशन फोक। दूसरी चीज़, अब दूसरा नीचे वाला स्ट्रैंड जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसकी बात करते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड ऑलवेज मूव फ्रॉम 5 टू 3 प्राइम। यहाँ पे तो 3 प्राइम है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगी तो ये तो आगे ख़त्म है, नीचे तो कोई स्ट्रैंड नज़र नहीं आ रहा आपको। लिहाजा ये जो नई न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का जो सीक्वेंस होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये देखें ज़रा, एक प्राइमेज एंजाइम आता है बेटा, ठीक है। एक प्राइमेज, जैसे आपको ये दिख रहा है प्राइमेज एंजाइम, और ये प्राइमेज एंजाइम आता है। प्राइमर एंजाइम क्या करता है बेटा, एक प्राइमर को कंस्ट्रक्ट करता है, और वो प्राइमर जो था वो ये है फॉर एग्जांपल। तो लगने के बाद इसके ऊपर आता है एक डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है, और एक नया स्ट्रैंड बना देता है, छोटा सा फ्रेगमेंट बना देता है। इस फ्रेगमेंट को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहेंगे। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक और प्राइमर लग गया, ठीक है। प्राइमर लगा यहाँ पे, इसके साथ ही पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम आके अटैच हुआ, उसने क्या किया, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर दिया, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो गए। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में यूनाइट किए जाते हैं, किसके ज़रिए बेटा, लाइगेज एंजाइम के ज़रिए, ठीक है। ये आपको एंजाइम नज़र आ रहा है लाइगेज एंजाइम, इसकी मदद से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे रेड कलर का एक फ्रेगमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको रेड कलर का फ्रेगमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको रेड कलर का फ्रेगमेंट नज़र आ रहा है। ये प्राइमर्स हैं बेसिकली आरएनए। इसमें थायमिन की जगह यूरासिल मौजूद है, और ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीएनए के केस में 4 तरह की बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो यहाँ पे थायमिन तो नहीं है, यहाँ पे यूरासिल है। अब यूरासिल को हमने आरएनए की बेसिस को निकालना है, ये प्राइमर को निकालना है। निकालने के लिए एक एंजाइम आता है, वो क्या करता है, इसको उखाड़ देता है, सबको निकाल देता है, उसकी जगह फिर दोबारा से पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो नई डीएनए की बेसिस को अटैच करता है, और ये स्ट्रैंड बन जाता है। ये हमारे पास एक टोटल प्रोसेस था बेटा। ये आप रेप्लिकेशन देख लें ताकि आपको हर चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। स्टार्ट करता हूँ। ये डीएनए रेप्लिकेशन है बेटा, स्टार्ट हो रही है। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। इसको रेप्लिकेशन करने के लिए अनजिप होना पड़ेगा। ये देखें, ये अनकॉइल हुआ तो आपको 2 लैडर्स नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसमें बताया गया है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करती है, और ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री होती हैं। यानी कि एक स्ट्रैंड जो ऊपर वाला है ये, और ये नीचे वाला ये, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है बेटा। सो ये एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 टू 3 प्राइम, यानी कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अब देखें ज़रा, दोनों पैरेलल नहीं है बल्कि एंटी पैरेलल हैं।
इसका मतलब है इनमें न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। ये क्या करता है बेटा, इस सारे स्ट्रक्चर को, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को जो है वो अलग अलग कर देता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, सिंगल ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसने क्या किया बेटा, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। उसके बाद एक प्राइमेज, एक एंजाइम आता है जो कि क्या करता है, आरएनए की बेसिस को जोड़ता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमर। ये 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल हो सकता है। आपको ये प्राइमर नज़र आ रहा है। जब प्राइमर बन जाता है तो उसके ऊपर आता है एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाना। ठीक है बेटा, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाना, उसके आगे से 5 to 3 प्राइम से ये जोड़ता जा रहा है और ये कंटिन्यूस मैनर पे बनता जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये हमेशा टुवर्ड दी रेप्लिकेशन फोक बनेगा। ये आपको दिख रहा है, ये रेप्लिकेशन फोक की तरफ जा रहा है, इस तरह लगता जाएगा। नीचे आपको एक स्ट्रैंड नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि हमेशा रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है बेटा, कहाँ से कहाँ जाती है, 5 to 3 प्राइम जाती है। तो 3 प्राइम आगे ख़त्म है, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, एक जगह पे जाके प्राइमेज एंजाइम आएगा, वो एक प्राइमर बनाएगा। प्राइमर के बनने के बाद इसके ऊपर एक एंजाइम आके लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज 3 कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 लगेगा तो इसके साथ बेसिस लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बेसिस अटैचमेंट करना शुरू हो गई। अब जहाँ पे वो ख़त्म होगा वहाँ पे उसको छोड़ देगा। फिर नेक्स्ट कहीं पे एक और प्राइमेज लगेगा, प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा। ये आपको प्राइमर नज़र आ रहा है। और प्राइमर के बनने के बाद उसके ऊपर एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। एंजाइम क्या करेगा, उसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच करता जाएगा, ये जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि प्राइमर की बेसिस को, जो कि आरएनए बेसिस है, उसको निकाल देगा, क्योंकि वो उस डीएनए में तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो अपनी ही डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पे जोड़ना शुरू हो जाएगा। और इस तरह जितने भी प्राइमर्स हैं सारे ख़त्म किए जाएंगे। ख़त्म करने के बाद उनको दोबारा से जोड़ दी जाएगा। किसकी मदद से बेटा, लाइगेज एंजाइम की मदद से। ये आपको दोनों स्ट्रैंड जो है वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है कि 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स बन चुके हैं एक डीएनए के मॉलिक्यूल से। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की जो बात है ये समझ आई हुई होगी। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।